नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। ट्विटर को लेकर सियासी हंगामा मचा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कुछ नेताओं का ट्विटर ब्लॉक हुआ तो सियासी माहौल गर्म हो गया। ट्विटर इंडिया के एमडी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्विटर पर चल रही टक्कर क्या है, सियासी मायने बताएंगे। क्या अब खत्म होगा 3 दशक का सियासी वनवास, ये भी समझेंगे। बात उत्तराखंड की भी होगी, बगावत से बिगड़ेंगे या बनेंगे काम। बात होगी जनसंख्या कंट्रोल पर, पहाड़ी सियासत की भी। सबसे पहले बात ट्विटर पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। सिर्फ राहुल ही नहीं, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक है। कांग्रेस नेता इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर राजनीति में ट्विटर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यूपी चुनाव से क्या इसका वास्ता है? राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। दिल्ली की सियासत गर्मा गई। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक है। कांग्रेस का तो यहां तक दावा है कि उनके 5000 कार्यकर्ताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करवाया गया है। राहुल गांधी ने आखिरी ट्वीट 5 अगस्त को किया था। उसके बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं आया है, क्योंकि ट्विटर ने उन्हें ट्वीट करने से रोक दिया है। अकाउंट ब्लॉक होने पर राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार और ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. राहुल गांधी ने कहा है कि ट्विटर देश की राजनीति तय करने का काम कर रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। राहुल ने कहा है कि मेरे 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनकी आवाज को बीजेपी या ट्विटर नहीं दबा सकते। हालांकि अकाउंट ब्लॉक होने के लिए बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को खुद जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी जी इस तरह की नासमझी की बात करना बंद करें और खुद गलती करके किसी और के ऊपर डालने की आवश्यकता क्या है? किसकी तानाशाही चल रही है? तुम अगर गलत कानून का पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी हमने नहीं की, ट्विटर ने की, जो कि हमारे खुद के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं अगर हमसे कोई गलती होती है तो। राहुल गांधी जी स्वीकार करें कि उन्होंने कानून के तमाम भारतीय दंड संहिता का, आईपीसी का भी उल्लंघन किया है। बीजेपी के नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों के ब्लॉक होते थे, उस पर कोई ट्विटर कार्रवाई करता था तो ये प्रवक्ता की तरह यही राहुल गांधी जी और इनके सारा कांग्रेस का कुनबा खड़ा हो जाता था। अब क्या हो गया भैया? अब ट्विटर के बारे में क्यों हाहाकार हल्ला? ना हम तब ट्विटर जो कर रहा था उसके पक्ष में थे, ना हम आज हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे वो पहले तय करें। राजनेताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त रविशंकर आईटी मंत्री थे। उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक भी हटा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल भी ट्विटर ने कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दी थी। इन सब के पीछे कंपनी का तर्क होता है कि जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर इतनी राजनीतिक हलचल इसलिए है क्योंकि मौजूदा वक्त में चुनाव प्रचार और पब्लिक ओपिनियन का सबसे अच्छा मंच सोशल मीडिया है। ट्विटर भी उन्हीं में से एक है। यूपी चुनाव सिर पर है। ऐसे में कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि लंबे समय तक राहुल गांधी का अकाउंट अगर ब्लॉक रहता है तो उसका नुकसान चुनावों में हो सकता है। राहुल गांधी को ट्विटर पर रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ट्विटर पर अपनी फोटो की जगह राहुल गांधी की फोटो लगा दी है। ऐसा करने वालों में प्रियंका गांधी, पीएल पुनिया, श्रीनिवास, रागिनी नायक जैसे कांग्रेसी शामिल हैं। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगरेप की पीड़ित की पहचान जग जाहिर की थी, इसलिए ट्विटर ने उनका अकाउंट ब्लॉक किया। जिन लोगों ने राहुल के ट्वीट को रिट्वीट किया था उनका भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। 22 के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले घर घर तक पहुंचने की जद्दोजहद
हर पार्टी कर रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के काउंटर में कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान निकालेगी। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा, बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा सम्मेलन और अब कांग्रेस का महाजनसंपर्क अभियान 2022 के फाइनल दंगल में उतरने से पहले हर पार्टी अपनी तैयारियों को परख लेना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महासंपर्क अभियान का प्लान बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता 30,000 ग्राम सभाओं के और वार्डों के गांवों में निवास करेंगे 75 घंटे तक। 19 अगस्त से कांग्रेस जय भारत जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें यूपी कांग्रेस के नेता 30,000 गांव में जाएंगे। कांग्रेस नेता 75 घंटे तक गांव में बिताएंगे। इस दौरान 90 लाख लोगों तक पहुंचने का प्लान है। पहले दिन किसान चौपाल लगाकर खेत खलियान और किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। दूसरे दिन आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती समारोह को सद्भावना दिवस के रूप में वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को सम्मानित करेंगे। यूपी की सत्ता से कांग्रेस 3 दशकों से बाहर है। सम्मेलनों और जनसंपर्क अभियानों का मकसद सिर्फ एक ही है, कुछ भी करके कैसे भी यूपी की सत्ता में वापसी हो जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं होगा। उन्नीस में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बेदखल किया था। तब से लेकर अब तक 3 दशक बीत चुके हैं। कांग्रेस यूपी फतेह नहीं कर पाई। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2007 में कांग्रेस 393 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 22 सीट जीत सकी। 2012 में 355 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 28 सीटें जीती। 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में कांग्रेस सिर्फ 105 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार बड़ा और नया दांव चलने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जनसंख्या नीति ला सकती है और इस सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने 22 जुलाई को नई जनसंख्या नीति को मंजूरी दे दी और अब इसे कानून बनाने की तैयारी है, जिसमें जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए 2 से ज्यादा बच्चों पर कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। अब ठीक इसी तर्ज पर 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या वाले उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार ने मुख्य सचिव को इस संबंध में कमेटी बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। साफ है कि बीजेपी सियासी गुणाभाग के मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण का बड़ा दांव खेलने जा रही है। डेवलपमेंट को लेकर हमारी उपेक्षा हुई, इस कारण से समय समय पर सीमांत राज्य बने, इस प्रकार की बातचीत हुई। राज्य बनने के बाद जिस डेवलपमेंट की बात करते हो डेवलपमेंट हुआ, तो स्वाभाविक प्रक्रिया तो होनी चाहिए सर। हाँ, वही तो ना, वो तो प्रक्रिया है, तो होनी चाहिए। सरकार की मंशा सामने आई तो कांग्रेस ने कहा कि जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करके बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड खेलकर ध्रुवीकरण करना चाहती है। मेरी समझ से यहाँ तो कोई जरूरत है नहीं, और फिर भी यदि भाजपा के सांप्रदायिकता का एजेंडा कमजोर पड़ रहा हो, विकास का, तो उनके पास कोई रहा नहीं, तो भैया इनका क्या भरोसा। हालांकि बड़ा फैक्ट ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति पहले से लागू है और अब अगर सरकार अपने स्तर पर कोई कानून लाती है तो 2 बच्चों से ज्यादा पर सुविधाएं बंद होती हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने कार्यकाल के लिए बीजेपी के निशाने पर हैं, तो वहीं कांग्रेस में सबको संतुष्ट करने के फॉर्मूले के बाद भी विवाद खत्म ही नहीं हो रहा। कांग्रेस से बागी हुई और बीजेपी सरकार की महिला मंत्री
रेखा आर्य ने हरीश रावत सरकार के कारनामे सोशल मीडिया पर लिख दिए। रेखा आर्य ने करप्शन से लेकर डेनिस तक का जिक्र किया, लेकिन हरीश रावत को छोड़ किसी कांग्रेस नेता ने कुछ नहीं कहा। यानी कांग्रेस में सबको संतुष्ट करने के लिए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भले ही बना दिए गए हों, लेकिन कोई भी हरीश रावत के साथ दिख नहीं रहा। हाँ, पूरी तरह खड़ी है, निश्चित रूप में, इसमें कोई किंतु परंतु और शक शुबा है ही नहीं। हरीश रावत जी पे हमला करने का तात्पर्य क्या है? हरीश रावत जी पर हमला करने का तात्पर्य ये है कि हरीश रावत जी को किसी तरह डिफेम किया जाए, कांग्रेस को कमजोर किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ये कैसे स्वीकार कर लेगी कि कांग्रेस को कोई कमजोर करे, हम उसके खिलाफ सॉफ्ट रहेंगे। कांग्रेस में हरीश रावत के समर्थक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। वहीं प्रीतम सिंह का नारा है, कांग्रेस 2022 में पारदर्शी और करप्शन फ्री सरकार देगी। यानी बीजेपी जहां हरदा सरकार में करप्शन के मामलों को मुद्दा बना रही है, वहीं प्रीतम सिंह करप्शन फ्री सरकार का वादा कर रहे हैं और हरीश रावत दोनों तरफ से घिर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पहले हरीश रावत जी को कांग्रेस में स्थापित कर लें, अभी तो वही द्वंद्व चल रहा है। वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रीतम सिंह जी उसका खंडन करते हैं, तो उनके यहाँ अभी द्वंद्व बहुत जारी है। तो उसे ध्यान भटकाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है। कांग्रेस में हरीश प्रीतम गुट में अंदरूनी खींचतान जारी है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नेता आपस में बटे हुए हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले हरीश रावत फिलहाल तो अकेले ही नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देश में आए 490 केस 53 जिलों में नहीं